नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका अभिनंदन करता हूं। आज इस क्लास की शुरुआत करेंगे हम एक मोटिवेशनल कोट के द्वारा। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि वर्तमान का जो समय है, इस समय में कि अपने आप को किस प्रकार से परिवर्तन करना है, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि लड़ाई है अब खुद से खुद को बदलने की, कि लड़ाई है अब खुद से खुद को बदलने की। अपने आप को आप कितना चेंज कर सको, इस टाइम में आप वास्तविक समय का कितना सदुपयोग कर सको, इस समय का सदुपयोग करते हुए आज हम कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं। उस परिवर्तन में देखिए कि जो पिछली क्लास थी उससे जस्ट आगे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तक आप सब लोग एक साथ जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अपने मित्रों को जोड़ लें। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक रहेगा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। सबसे पहले यदि हम वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन की बात करते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब किसका, कि विलयन का वाष्प दाब विलायक की तुलना में क्या हो जाता है, घट जाता है। उसे हम वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब विलायक की तुलना में क्या होता है, घट जाता है। उसे हम वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। देखिए, इस परिभाषा को यदि हम लिखने के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब विलायक की तुलना में, वाष्प दाब विलायक की तुलना में घट जाता है, विलायक की तुलना में घट जाता है। उसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। उसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब विलायक की तुलना में घट जाता है, उसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। कहने का मतलब है कि यह आपके पास में कोई पात्र है, इस पात्र में आपने सबसे पहले लिया शुद्ध विलायक। क्या लिया, शुद्ध विलायक। यदि इस शुद्ध विलायक के अंदर आपने क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलय मिला दिया, अवाष्पशील विलय मिलाया। अब जो आपके पास में अवाष्पशील विलय मिलाया, अब अवाष्पशील विलय मिलाने के कारण जो आपके पास में क्या बनेगा, विलय प्लस विलायक बनेगा, क्या बन जाएगा, विलयन। और इस विलयन का जो अपेक्षिक अवनमन होगा किसका, वाष्प दाब का, वे किसकी तुलना में कम हो जाएगा, विलायक की तुलना में। जितना इस विलायक का
वाष्प दाब था वह विलयन होने अवाष्पशील विलय मिलाने के कारण इस विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमें यह ध्यान देना है कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब विलायक की तुलना में घट जाता है, उसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब इस वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को जो दर्शाते हैं प्रतीक चिन्ह के रूप में, वह हम क्या लिखते हैं? डेल पी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेल पी लिखते हैं। यह चीज हमें पता होनी चाहिए। अब एक बार सब लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर कर दें और अच्छी तरह से प्रत्येक बिंदु को समझें और प्रत्येक के बारे में जो विलयन है, विलायक, विलय है और विलायक है, इन तीनों शब्दों के बारे में विशेष से ध्यान दें कि तीनों शब्द क्या कह रहे हैं। ये क्या कह रहा है कि शुद्ध विलायक है और उसमें कैसा विलयन मिला दिया आपने? अवाष्पशील विलयन मिला दिया, तो बना क्या? विलयन। इस विलयन का जो वाष्प दाब है किसकी तुलना में घटेगा? शुद्ध विलायक की तुलना में। तो उसे क्या कहेंगे? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसको हम लिखने के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि डेल पी बराबर पी नोट ए माइनस पी ए, पी नोट ए माइनस पी ए। यहां देखना, यहां डेल पी बराबर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। क्या है? डेल पी बराबर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसके बाद में क्या आता है? पी नोट ए। अब यहां पे जो पी नोट ए है वह किसके रूप में है? विलायक के रूप में। किसके रूप में है? विलायक के रूप में। इसके बाद में क्या बचा? पी ए। अब पी नोट ए के बाद में क्या बचा? पी ए। ये किसके रूप में है? विलयन के रूप में। तो ये चीज आ गई आपके पास में डेल पी ए कि विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, तो जो इसका वाष्प दाब कम है इसका वाष्प दाब अभी अधिक है, तो उसे इस अंतर को हम क्या कहेंगे? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहेंगे। क्या कहेंगे? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब यदि इस नियम को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक आया था, उसको हम राउल्ट का नियम भी बोलते हैं और अनेक जगह उसको राउले का नियम भी लिखा गया है। तो आपको राउल्ट या राउले लिखा हो, दोनों को समझाने में केवल नाम एक वैज्ञानिक एक ही है, उसको लिखने के रूप में कुछ चेंज लिखा गया, तो उसके बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राउल्ट के अनुसार यह नियम क्या कहता है। कि सबसे पहले हम बात करते हैं राउल्ट या राउले के अनुसार। राउले के नियमानुसार। अब देखो राउले के नियमानुसार की बात करते हैं कि अवाष्पशील जो आपके पास में विलय है, उस अवाष्पशील विलय ठोस के लिए विलयन का अपेक्षित वाष्प दाब अवनमन विलय के मोल अंश के समान होता है, उसे क्या कहते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो इसको परिभाषा के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए, अवाष्पशील विलय ठोस के लिए, अवाष्पशील विलय ठोस के लिए, विलय ठोस के लिए विलयन का, अब विलयन का आपको कौन सा वाष्प दाब लेना है यहां पे कि अवाष्पशील विलय ठोस के लिए विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब, विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब
अवनमन आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलय के मोल अंश के समान होता है। यह बात कौन कहता है? राउल्ट। कि अवाष्पशील विलय ठोस के विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलय के मोल अंश के क्या होता है? समान होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब देखो, जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, यदि हम इसको व्याख्या करें भाई किस प्रकार से इसके विलयन के बारे में ये बात कर रहा है, तो देखिए सबसे पहले कि यदि आप ये लिख रहे हो पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए, ठीक है, बराबर किसके होता है? एक्स बी के बराबर। ध्यान देना एक बार के लिए, यदि मैं यहां पे एक्स बी लिखता हूं तो एक्स बी आपने मोल ज्ञात करने के लिए लिखा था, मोल अंश के रूप में जो लिखा था उसके बारे में आपने एक्स बी लिखा था। यदि यहां पे एक्स ए होता तो इसका मान क्या हो जाता? विपरीत हो जाता। अब यदि आप एक्स बी ज्ञात करते हो तो एक्स बी में क्या लिखते हो कि भार अपॉन अनुभार के रूप में इकाई लेते हो नहीं लेते हो? तो यहां पे क्या लिखोगे? यदि आपको एक्स बी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? एक्स बी ज्ञात करना है, तो एक्स बी ज्ञात करने के लिए क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले ये लिखते हैं कि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन, अब डब्ल्यू बी अपॉन एम बी है, इसके अपॉन में क्या जाएगा? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये आप एक्स बी ज्ञात करने के लिए लिखते हो नहीं लिखते हो? अब यदि इसके रूप में इसकी बात करें तो ये इसके इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है मौल भिन्न अंश के रूप में। तो क्या लिखेंगे? पी नोट ए पी ए अपॉन पी नोट ए बराबर एक्स बी का मान क्या होता है? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए एम ए डब्ल्यू बी एम बी। ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यदि ये चीज आती है तो ये चीज आने के बाद में आपने जो पिछली क्लास में बात की थी कि आपको इसमें से एक विलयन को क्या मानना है? तनु मानना है। क्या मानना है? तनु मानना है। तो तनु विलयन लेने के लिए तो यहां पे हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं कि तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए, तो तनु विलयन के लिए क्या लिखेंगे कि तनु विलयन के लिए हम क्या लिखेंगे कि डब्ल्यू ए अपॉन एम ए किसकी तुलना में आप कम करोगे? नगण्य के रूप में डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये चीज होगी। तो डब्ल्यू बी अपॉन जो एम बी है ये क्या है? नगण्य मानने पर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी नगण्य मानने पर। अब यदि आप इनमें से इसको क्या मान लिया आपने? नगण्य मान लिया। तो नगण्य मानने के बाद में आप देखिए कि आप इसको नगण्य मान, अब इस इकाई को यदि हम सरल करते तो किस रूप में करेंगे? ध्यान से देखना यहां पे। अब क्या बचा यहां पे? पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ये लिख दिया। इसके बाद में इसको आगे क्या लिख सकते हैं हम? पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ये लिखेंगे। एक बार देखिए ध्यान से देखें कि पी नोट ए माइनस पी ए, उसके बाद में क्या है? पी नोट ए अपॉन में जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए इंटू डब्ल्यू ए। ये चीज आपके पास में आने के बाद में आपने दोनों को परस्पर गुणा। अब आप यदि इसमें से क्या कॉमन लेना चाहिए? यदि आप इसमें से किसका मान ज्ञात करना चाहिए? एम बी का विलय का अणुभार ज्ञात करना चाहिए। मान लो कोई सी भी एक इकाई ज्ञात करना चाहिए तो उसके रूप में आप इसको लिख सकते हो। तो जैसे आप इसको लिखोगे कि किस रूप में आप इसको लिखना चाहते हो तो उसी रूप में आप इसको व्यक्त कर देना। जैसे यदि आप यहाँ से चाहे एम बी ले लो चाहे डब्ल्यू बी ले लो, कोई सी भी एक इकाई निकालना चाहते हैं हम, तो इस इकाई को निकालने जैसे आपने निकाला एम बी, क्या निकाला? एम बी,
तो एम बी बराबर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा पी नोट है। अब ये पी नोट ए ऊपर जाएगा तो बाकी मान किसके रूप में आएगा, अपॉन के रूप में आएगा। तो नीचे क्या जाएगा आपके पास में, यहां से एम ए डब्ल्यू बी, एम ए और डब्ल्यू बी आएगा भाई। एम बी बराबर पी नोट ए इंटू एम ए इंटू डब्ल्यू बी। अब डब्ल्यू बी ठीक है। अब इसके बाद में क्या आएगा, यहां पे पी नोट आएगा। अब क्या बचा, डब्ल्यू ए पी नोट ए माइनस पी ए, इस रूप से आएगा नहीं आएगा। अब ये मान आपके पास में आ गया। अब ये मान आने के बाद में आप इसको ये बता सकते हो भाई कौन सी इकाई इसमें किसके रूप में। तो यह आपने क्या ज्ञात कर लिया, या डब्ल्यू बी क्या है या एम ए क्या है। तो एम बी यहां पे क्या है, विलय का अणुभार है। क्या है, विलय का अणुभार है। यहां एम बी बराबर विलय का अणुभार, डब्ल्यू ए बराबर विलय का भार। तो ये इकाइयां आप इसमें दर्शा सकते हो। और इन इकाइयों को दर्शाने के साथ ही हम ये यहां पे लिखेंगे। अब यदि यहां पे आपके बात पता ही है भाई एम ए तो क्या है, वह विलायक का भार है। एम ए क्या है, विलायक का भार है। पी नोट ए और पी ए आपने भी पहले ही दर्शाया था शुरुआत में ही कि पी नोट ए और पी ए है। यहाँ पे पी नोट ए है वह तो क्या है, यहाँ पे विलायक के रूप में था और पी ए किसके रूप में था, विलयन के रूप में। तो ये भी आप दर्शाना चाहो तो कि पी नोट ए किसके रूप में था, विलायक के रूप में, और पी ए किसके रूप में था, विलयन के रूप में। तो आपने यही कहा था कि विलायक माइनस विलयन इक्वल क्या लिया था आपने, डेल पी लिया था। आपने ये लिखा था ना कि डेल पी बराबर पी नोट ए माइनस पी ए। ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन था, ये विलायक था और ये क्या था, विलयन था। तभी आप ये कह सकते हो विलायक माइनस विलयन, तो इन दोनों का जो अंतर आएगा तभी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है वे विलयन से क्या रहेगा, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में घटेगा। तो इसका वाष्प दाब अधिक रहेगा तो वह मान किसके रूप में रहेगा, डेल पी के रूप में रहेगा। तो ये चीज थी आपके पास में कि राउले के नियम अनुसार आप ये बता सकते हो कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। अब वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की व्याख्या इस प्रकार से हम कर रहे थे। अब इस रूप में ही यदि हम आगे की बात करें कि राउल्ट का नियम क्या है, उस नियम की व्याख्या करेंगे, किस प्रकार से राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने अपने नियम की व्याख्या की थी। इससे पहले एक बोर्ड एग्जाम में अधिकतर एक क्वेश्चन आता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको इस प्रकार से लिखा होता है कि आपको यौगिक दे रखा, जैसे यूरिया दे रखा है, इसके अलावा आपको दे रखा है MgCl2 दे रखा है, इसके अलावा आपको AlCl3 दे रखा है और इसके अलावा आपको दे रखा है NaCl। कि यूरिया, MgCl2, AlCl, NaCl में आयनों के समानुपाती क्वथनांक का क्रम लिखिए। मैं आयनों के समानुपाती या आयनों में आयनों का बढ़ता क्रम लिखो कि जिसमें सबसे कम आयन है उसको सबसे पहले और जिसमें सबसे ज्यादा आयन है उसको सबसे बाद में। ये चीज हमें दर्शानी है। तो सबसे पहले यहां पे किसकी बात आ रही है, आयन की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है, आयन की बात आ रही है। तो देखिए यदि हम आयनों की संख्या की बात करें कि यूरिया में कितना आयन होंगे, MgCl2 में कितना आयन होंगे, AlCl3 में, NaCl में। इसमें यदि हम आयनों की बात करें तो यूरिया में यहां पर आयनों की संख्या कितनी होती है, 0। यदि यूरिया का सूत्र लिखा होता NH2CO NH2,
तो उसमें आयन आप कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे केवल सीधा सा नाम लिखा है यूरिया, इसमें आयन कितना होगा 0। MgCl2 में 2 रेख कितने हो जाएंगे 3, 3 रेख 4, इसमें कितने होंगे 2, यही आयन होते हैं। तो इस आयनों के क्रम के रूप में इसको किस प्रकार से लिखेंगे, आपके पास में यहाँ कौन होता है, आयनों की संख्या समानुपाती क्या होता है, क्वथनांक होता है। तो उसके आधार पर हम इसको क्या लिखेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे यूरिया, क्या लिखेंगे यूरिया। यूरिया में आयन कितने होते हैं 0 आयन होते हैं, कितने आयन होते हैं 0 आयन। अब यूरिया के बाद में आपके पास में कौन आता है NaCl आता है, इसमें कितना आयन होते हैं 2 आयन होते हैं। यूरिया के बाद में कौन आता है NaCl, कितना आयन होते हैं 2 आयन। इसके बाद में कौन आता है MgCl2, इसमें कितना आयन होते हैं 3 आयन होते हैं। MgCl2 के बाद में कौन आता है AlCl3, इसमें कितना आयन होते हैं 4 आयन होते हैं। तो ये इसके आयनों का क्रम आएगा। तो इस प्रकार का अधिकतर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वह हमें पता होना चाहिए कि भाई किस प्रकार से आयनों का संबंध ज्ञात किया जाता है और क्या। मान लो आपको 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सीधा सा ये दे दिया जाए और हम पूछ ले आयनों का बढ़ता क्रम लिखिए, तो क्रम के रूप में ये ध्यान होना चाहिए। यदि ये यूरिया यहाँ पे सूत्र के रूप में लिखा था तो इसका आयनों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन ये सीधा से ऐसा लिखा क्या आएंगे, इसमें 0 आयन आएंगे। इसमें जैसे NaCl में 1 Na2Cl, इसमें 2 रेख 3, इसमें 3 रेख 4। तो इस प्रकार से इसको हम अलग अलग आयनों के रूप में व्यक्त करेंगे। तो आज की जो क्लास थी इसमें हम इतने पढ़ेंगे। अगली क्लास में पढ़ेंगे राउल्ट के क्या क्या नियम हैं और किन नियमों पर वे अपने सिद्धांतों की व्याख्या करता है। तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ साथ पढ़ें। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, लेकिन यथावत तरीके से साथ साथ नोट्स बनाएं और इस टाइम का सदुपयोग करें और अच्छी तरह से आप अपनी मेहनत को कामयाब रखें। यदि आप अपनी मेहनत अच्छी तरह से बराबर करते रहोगे तो आपका जो परिणाम आना है अच्छा ही आएगा, उसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन से नहीं रहेगा। मेहनत यदि आप अच्छी करोगे तो सफलता आपको अपने आप मिलेगी। यदि आपकी मेहनत में किसी प्रकार की कमी रहेगी तो सफलता में, लेकिन आपको मेहनत करनी है तो सफलता अपने आप में मिलेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।